गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। और बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, फर्स्ट बुक। और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला इस बार नया पैटर्न जो है उसमें आपके जो किताब के इंटरनल पार्ट से भी क्वेश्चन को निकाल सकता है। तो इंटरनल पार्ट से कौन कौन से प्रश्न निकलेंगे यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन जो है उसको अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत इसमें क्या है, और इसका जो पिछला वीडियो है यानी चैप्टर नंबर 1 का दो ध्रुवीयता का आरंभ यानी कि शीत युद्ध, उसको भी हमने ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और इतना जान लीजिए कि चैप्टर नंबर 2 समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा। अगर चैप्टर नंबर 1 आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर 2 पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर देंगे परिचय। आखिरकार दो ध्रुवीयता का अंत जो है उसके इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये कुछ परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन कर रहा है कि हम लोग आखिरकार इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखिए, शीत युद्ध का सबसे सरगर्म दौर का मतलब होता है सबसे गर्मा गर्मी वाला समय, एक चरम सीमा जहां पर दोनों देश, कौन कौन से दो महाशक्ति था, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि शीत युद्ध का सबसे सरगर्म दौर जो था वो दौर था बर्लिन की दीवार जब खड़ी की गई थी तब। उस समय में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया, क्योंकि यूरोप, ये पूरा का पूरा जो युद्ध मतलब एक तरह से देखा जाए प्रभुत्व जमाने का जो दौर था, ये पूरी तरह से यूरोप पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। लेकिन जर्मनी जो यूरोप का केंद्र कहा जाता है, उस जर्मनी में दो तरह के लोग थे। एक पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी विचारधारा के लोग थे जो रूस की तरफ रहते थे, सब लोग रूस तरफ का एरिया था, और एक वो एरिया था पश्चिमी जर्मनी जो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाए हुए थे। अब एक घर में दो विचारधारा के लोग तो रहेंगे नहीं, इसके लिए क्या किया गया, वहाँ की जनता के द्वारा या वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है सो एक दीवार खड़ा कर दिया गया जिसका नाम क्या पड़ा, बर्लिन की दीवार, ठीक है। तो ये वो समय था जब शीत युद्ध का सबसे सरगर्म, सबसे तनावपूर्ण दौर चल रहा था, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। और यह दीवार जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। आखिरकार वो दीवार खड़ा हुआ किसके वजह से, शीत युद्ध के वजह से, अमेरिका सोवियत संघ के दोनों के बीचों में तनाव की वजह से ये जो है दीवार खड़ा हुआ। यहाँ भी सवाल बनेगा कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा था, बर्लिन की दीवार था। लेकिन वह दीवार जो है 1989 में 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता, ध्यान समझिएगा, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने, जबकि जनता तो पश्चिमी जर्मनी का भी था, ठीक है, लेकिन गिराया किसने, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने। क्यों गिराया ये भी हम जान जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है, देखते रहिए खाली बस ध्यान से। तो 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को क्या किया, गिरा दिया। इसको गिरा दिया। और इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। यानी कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की दीवार को खड़ा करना, उसको गिराने के बाद भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई शीत युद्ध के दौर के समय में। तो आपको ये भी बता देते हैं कि शीत युद्ध का जो दौर का शुरुआत हुआ था 1945 में शुरू हुआ था और यह चला था 1991 तक। कब तक, 91 तक चला था। इसमें बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया, गिराया गया, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए इस दौरान, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट भी इसी दौरान आया, ठीक है, बहुत सारी नीति में परिवर्तन भी आया, ठीक है। और आगे क्या कहता है समझिए, देखिए, इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरी दुनिया यहाँ पे किसे कहा गया, देखो, ये था सोवियत संघ। ये कौन था, सोवियत संघ, ठीक है ना, ये था सोवियत संघ, और ये था अमेरिका। तो अमेरिका के लोगों ने इन्हें दूसरी दुनिया कहकर संबोधित किया। इन्हें सोवियत संघ के जो गुट में रहते थे या जो उसका विचारधारा था, उन लोगों को, सोवियत संघ लोगों को या सोवियत गणराज्य के लोगों को दूसरी दुनिया को लोग कह के संबोधित करते थे। लेकिन इसका भी विघटन हो गया। कब, जब बर्लिन की दीवार घटा दिया उसके बाद। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो आखिरकार शीत युद्ध का जो अंत हुआ, शीत युद्ध का जो
अंत हुआ, उसमें दूसरी दुनिया का जब तक पतन नहीं हुआ, अर्थात सोवियत संघ का विघटन जब तक नहीं हुआ, तब तक शीत युद्ध का दौर जो समाप्त भी नहीं हुआ। विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब क्या हो गया, एकीकरण। तो 89 में जब ये दीवार को गिरा दिया गया पूर्वी यूरोप की आम जनता के द्वारा, तो 1990 में जर्मनी के पूरे दीवार को गिरा करके, और जहां पे जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, अब ये पूरी तरह से एकीकृत हो गया। तो यहाँ भी सवाल आ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में हुआ। आगे देखिए, सोवियत संघ के खेमे में, खेमे मतलब होता है उसके गुट में, उसके समूह में, तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने क्या किया, एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। पूर्वी यूरोप में जो भी देश थे जो सोवियत संघ के गुट में शामिल था, उन 8 देशों ने क्या किया, एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि अब जो है साम्यवादी शासन को पसंद नहीं करने लगे। क्यों नहीं करने लगे, क्योंकि वहीं अगर पश्चिमी यूरोप के लोगों को अगर देखा जाए या पश्चिमी जर्मनी के लोगों को अगर देखा जाए, तो बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, और उसको विकसित होता देख उन्हें भी लग रहा था कि हम भी क्या करें, विकास करें। इसके लिए उन्होंने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया और साम्यवादी विचारधारा को धीरे धीरे छोड़ना भी शुरू कर दिए। इसके लिए सबसे पहले जनता ने वहां पे विद्रोह किया, जनता ने आवाज उठाई, आंदोलन किए, फलस्वरूप वहां की सरकारों को जनता के समक्ष झुकना पड़ा और साम्यवादी विचारधारा को त्यागना पड़ा। और इस तरह से पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो धीरे धीरे पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मिलना शुरू कर दिए, और एक समय ऐसा आता है जब सोवियत संघ का पूरी तरह से क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। इस चैप्टर में सब चीज पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है आगे। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। क्या देखते रहना पड़ा कि उसका जो साथी देश है वहां पे विद्रोह हो रहा है, जनता वहां पे इस विचारधारा के खिलाफ सरकार से आवाज उठा रही है, सरकार के खिलाफ। तो और वहां की सरकार भी क्या कर रही है, उनके आवाज को दबाने के लिए या इस आंदोलन को रोकने के लिए जनता के विचारों को माना जा रहा है, अर्थात वे भी जो है साम्यवादी विचारधारा को छोड़ करके एक पूंजीवादी विचारधारा को अपना रहे हैं। और यह सब चीज चुपचाप देखता रहा। कौन देखता रहा, सोवियत संघ। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं किया गया। यह काम जो हुआ, अर्थात जो पूर्वी यूरोपीय के 8 देश थे जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़ दिया, ऐसा कोई सैन्य दबाव में नहीं किया गया कि अमेरिका ने उस पर सैन्य दबाव किया, बल्कि यह जो हुआ, यह जो परिवर्तन हुआ, आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। क्योंकि आम जनता जो पूरी तरह से दबाव डाल दिया किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, जिसके वजह से वहां की सरकार को साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ना पड़ा। अंत में स्वयं सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। क्योंकि जो गुट आपने बनाया था, उस गुट से अगर हर एक सदस्य एक एक करके निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका गुट जब बनेगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विघटन हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और कुछ यही हुआ था सोवियत संघ के साथ। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, अर्थात हम ये जानेंगे कि दूसरी दुनिया किसे कहा गया, वहां पे कौन सी व्यवस्था थी, किस तरह से शासन को चलाया गया। उसके बाद ये भी जानेंगे कि विघटन अगर वहां पे हुआ तो उसका क्या कारण था, ये भी जानेंगे चैप्टर में। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब विघटन हो गया तो परिणाम, उसका क्या परिणाम निकला, उसका क्या परिणाम निकला, ठीक है, उसका क्या परिणाम निकला, ये भी जानेंगे। हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, इस चैप्टर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि सोवियत संघ में जो व्यवस्था था वो व्यवस्था कैसी थी, ये जानेंगे। और आखिरकार ये व्यवस्था किसी तरह से पतन अगर हो गया, उसका विघटन हो गया, तो उसके क्या कारण थे, उन सभी कारणों के बारे में जानेंगे। कारण के बाद फिर जब जानेंगे, जब इसका विघटन हो गया तो इसका क्या परिणाम निकल कर आया, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी चीज जानेंगे। और जब ये चीज सब कुछ हो गया तो वो सभी देश जो एक समय में सोवियत संघ के गुट में थे, उन सभी देशों के साथ भारत का रिश्ता कैसा है, ये भी इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या घटनाएं हुई, ये सभी चीज इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको बता दिया गया। ठीक है, देखिए बर्लिन की दीवार अगर देखा जाए तो पूंजीवादी दुनिया किसे कहा गया, अमेरिका और उसके समूह देशों को। ठीक है, जबकि साम्यवादी दुनिया किसे कहा गया, सोवियत संघ और उसके समूह देशों को।
तो समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी कौन? बर्लिन की दीवार। ये जो दीवार है अगर बीच में खड़ा कर दिया जाए, ये किसका प्रतीक है? पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच जो विभाजन हो गया, ये उसी का प्रतीक है। इधर पूंजीवादी और इधर समाजवादी यानी कि साम्यवादी है। इस दीवार को 1961 में खड़ा किया गया। कब खड़ा किया गया? 1961 में खड़ा किया गया। और इसके खड़ा होते ही पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या करती है? अलग करती है। यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, अलग करती है। यह दीवार जो है लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक है और यह दीवार 28 वर्षों तक लगभग क्या रही? खड़ी रही, जिसे आखिरकार वहां की जनता ने, पूर्वी जर्मनी की जो जनता है, उन्होंने 9 नवंबर 1989 को 1989 को क्या किया? तोड़ दिया। और यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1989 में ही जब इस दीवार को तोड़ दिया गया, किसके द्वारा? पूर्वी जर्मनी के आम जनता के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वहीं से शुरू हो जाता है जर्मनी के एकीकरण का भी और साम्यवादी खेमे के विघटन, समाप्ति की भी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। जो पूरी तरह से बिखरता कब है? 1991 में आगे पूरी तरह से बिखर जाता है। कौन बिखरता है? सोवियत संघ। बिखरता कौन है? सोवियत संघ। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ आगे। यहाँ पे कह रहा है कि उसके वजह से क्या हुआ? तोड़ने से जो मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को क्या किया? गिरा दिया गया, ताकि पूर्वी बर्लिन के लोग और पश्चिमी बर्लिन के लोग आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, इसका एक आपको दिखाते हैं इमेज। देखिए इसमें क्या क्या दिया। ये बर्लिन की दीवार है, देख सकते हैं आप। ये क्या है? बर्लिन की दीवार है। और इस दीवार को देखिए बीच में ही खड़ा कर दिया गया। बेचारे इधर वाले इधर से चल रहे हैं और इधर वाले इधर से चल रहे हैं, यानी अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि उधर तो अलग विचारधारा के लोग हैं और इधर अलग विचारधारा के लोग हैं। ये दीवार खड़ा कर दिया गया, यानी अब ये क्रॉस नहीं कर सकते, अब ये क्रॉस नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये जो दीवार है ये शीत युद्ध का प्रतीक है। पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के अंत का सबसे बड़ा क्या एक कारण भी है कि नहीं? ये प्रतीक है, चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो व्यवस्था जब टूट गया तो मुक्त आवागमन जो है वो संभव हो गया। साथ ही साथ 1989 के पहले जो बर्लिन की जो दीवार थी उसे अब ध्वस्त कर दिया। किसके द्वारा? पूर्वी जर्मनी के नागरिकों के द्वारा। और आगे चलते हैं इसके बाद। तो देखिए एक सोवियत संघ के नेता हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे चीज का करता धरता यही थे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम है? व्लादिमीर लेनिन। इनका जन्म जो हुआ वो 1870 में, 1870 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1924। खैर जन्म और मृत्यु का तो डेट याद रख लीजिएगा, क्या पता एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ ले। लेकिन इसके बारे में जो यहाँ बात दिया गया ये बहुत जरूरी है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी का नाम है जो सोवियत संघ के एक पार्टी का नाम है, राजनीतिक दल का नाम है, और उसके संस्थापक भी थे कौन? व्लादिमीर लेनिन। अगर सवाल आ जाए कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन थे। इन्होंने क्या किया? 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे ये, यानी जो 1917 में रूस में जो क्रांति हुआ, जो वहाँ के राजा के खिलाफ जो विद्रोह शुरू किया गया, उसके नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। अर्थात इन्हीं के नेतृत्व में यह जो क्रांति शुरू किया गया। चूंकि यह जो थे ये संस्थापक थे बोल्शेविक पार्टी के, इसलिए रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में हुआ। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में हुआ। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? लेनिन थे। तरह तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, आप लोग यहाँ उसका जवाब दे सकते हैं। फिर आगे कहता है क्रांति के बाद अगर देखा जाए, क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक के रूप में वो अध्यक्ष बने। कौन बने? लेनिन। इन्होंने क्या किया? सभी अलग अलग प्रांतों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उसको बना दिया गया सोवियत गणराज्य। क्या बना दिया गया? सोवियत गणराज्य। इसमें 15 देश शामिल थे। कितने? 15 देश थे। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में महारथी, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। अब ये सवाल पूछ लेगा कि साम्यवाद का
सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? लेनिन ने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने किया था। समाजवाद के बारे में लोग जानते नहीं थे। समाजवाद किस चीज की, किस खेत की मूली है ना, किस चिड़िया का नाम है, किसी को पता नहीं था। लेकिन इसके बारे में पूरी दुनिया से अवगत किसने कराया? लेनिन ने करवाया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ के बारे में। तो अब जानते हैं कि सोवियत संघ में जो सोवियत प्रणाली थी वो क्या थी। ये चीज आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, एक एक करके देखते हैं। देखिए, बात समझिएगा। समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको शॉर्टकट में USSR, ठीक है, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत, आर से रिपब्लिक, आर से रिपब्लिक, अर्थात संयुक्त समाजवादी सोवियत गणराज्य इसका पूरा नाम है। इसलिए समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद क्या आया? अस्तित्व में आया। इससे पहले वो अस्तित्व में नहीं था, ये क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया। और यह क्रांति जो हुआ ये किस वजह से हुआ था? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ था, क्योंकि वह व्यवस्था उन्हें पसंद नहीं आया। तो लोगों को, जनता को एक नए विचारधारा से अवगत कराया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? यह विरोध हुआ। पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी का मतलब यह हुआ कि जो भी चीज संपत्ति होती है, जो भी वस्तु है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसका पैसा, इसमें पैसा हमने लगाया, तो इसका मालिक कौन हुए? हम हुए। अर्थात इसको हम जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जब चाहे इसको हम बेच सकते हैं। लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता है। समाजवादी में समस्त संपत्ति पर जो है स्वामित्व तो होता है सरकार का। किसका? सरकार का। सरकार जैसा चाहेगी उस संपत्ति का इस्तेमाल करेगी, और उसमें पूरे जनता, पूरे पब्लिक पर जो है, वहाँ के नागरिकों को जो देखती है, कौन है? वहाँ का सरकार। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान देने का, नौकरी, रोजगारी सब देने का किसका काम होता है? सरकार का। तो वहाँ के लोग जब गरीब थे, और गरीब लोग जो है अक्सर जो है वो पूंजीवादी को नहीं बल्कि समाजवादी को पसंद करेंगे, क्योंकि उसे कम मेहनत पर वह रोटी, कपड़ा और मकान जरूर मिलेगा। इसलिए वे सभी के लोग समाजवादी व्यवस्था को ज़्यादा पसंद किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो समाजवादी क्रांति हुआ, रूसी क्रांति, ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ। किसके विरोध में? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ। अब ये व्यवस्था क्या होता है तो समझिए। अर्थात कहता है समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज। समता मूलक समाज का मतलब होता है समाज के सभी लोगों के समान अधिकार देना। ठीक है, सभी को एक समान समझना की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने, ध्यान से समझिएगा, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। इसका मतलब यह हुआ कि समाजवादी प्रणाली, समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था या फिर सोवियत प्रणाली के तहत क्या हुआ कि इसमें समान मूलक समाज, अर्थात नागरिकों को समान अधिकार, ठीक है, जिसके तहत निजी संस्था को समाप्त करना हो और समाज को समानता के सिद्धांत पर चलाना हो, यही व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था, जिसमें निजी संस्था नहीं होगा, निजी संपत्ति किसी के पास नहीं होगा, बल्कि वो संपत्ति किसका कहलाएगा? राज्य का कहलाएगा। और साथ ही साथ समाज के जितने भी लोग हैं सभी के बीच में क्या होगा? समानता होगा। क्या होगा? समानता होगा। यही कोशिश किया गया था सोवियत संघ में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया, क्योंकि यह प्रणाली के तहत यह प्रणाली तभी कामयाब होगा जब उस देश में केवल एक ही पार्टी होगी, और एक पार्टी के होने के नाते उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी देखा जाए तो कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर जो वहाँ पे व्यवस्था लाया गया, जो राजनीतिक प्रणाली थी, अगर ये भी सवाल पूछ लिया जाए कि वहाँ पे एकमात्र जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य दल या किसी अन्य विपक्षी पार्टी का जो है तो कोई जगह नहीं था। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ये बिल्कुल योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी जो भी काम किया जाएगा वो योजना बनाकर किया जाएगा और उस पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा। ठीक है, इसी व्यवस्था को हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि सोवियत प्रणाली क्या है? निजी संस्था को समाप्त करना और समाज को समानता के आधार पर आगे ले जाना, इसी प्रणाली को कहा गया सोवियत प्रणाली। ठीक है, जो प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1917 की क्रांति के बाद होती है। आगे क्या है
देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो पूर्वी यूरोप के देश जो है सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। क्यों आ गए? आखिरकार वह यूरोप, यहाँ पे कौन है? रूस, यानी कि सोवियत संघ। आखिरकार ये पूर्वी यूरोप के लोग इसके अंकुश में क्यों आ गए, इसके अधीन में क्यों आ गए? क्यों आ गए? इसके पीछे रीजन है क्योंकि सोवियत सेना ने क्या किया, इन्हें फांसीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था। यहाँ पर देखा जाए एक ताकत चलता था, यहाँ पे दो विचारधारा और थे पनपे हुए, एक था नाजीवाद, एक था फांसीवाद। तो जिसके वजह से फांसीवादी शक्तियों से इन्हें परेशानी हो रही थी, तो सोवियत संघ के सेना ने क्या किया, उन सभी फांसीवादी जो शक्ति थी उनके चुंगल से उसको बचाया गया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर क्या किया गया, ढाला गया। जाहिर सी बात है, जो आपको बचाया, जिसने आपको रोटी कपड़ा मकान दिया, ठीक है ना, जिसने आपको बचाया, इस धरती पर जिंदा रखा, अगर वो कुछ कहे अपने इशारे के अनुसार, अपने नीतियों के अनुसार चलने के लिए कहे, तो वह व्यक्ति जरूर मानता है। वही हाल हुआ था पूर्वी यूरोपीय के देशों के साथ, क्योंकि सोवियत संघ ने उसे फांसीवादी ताकतों से बचाया। अतः वे सभी देश, चाहे वो राजनीतिक स्तर की बात करें या सामाजिक स्तर की बात करें, सब के सब सोवियत संघ की व्यवस्था पर, सोवियत संघ की व्यवस्था कौन सी थी, समाजवादी व्यवस्था, तो उसी व्यवस्था पर वे सब के सब ढल गए और वो भी क्या अपना लिए, समाजवादी व्यवस्था। और इन्हें ही जो है बाद में क्या कहा गया, समाजवादी खेमे या फिर दूसरी दुनिया कहकर संबोधित किया गया। किन लोगों को, जो समाजवादी व्यवस्था में जुड़ गए, ठीक है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। इस खेमे का नेता कौन था, समाजवादी सोवियत गणराज्य, अर्थात सोवियत संघ जो है इसका प्रमुख नेता रहा। सारे नीतियों का निर्माण जो है सोवियत संघ के द्वारा किया गया, जिसे आज हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, तो जरूर महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ जो है उसकी अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे पहले कौन थी, अमेरिका, और दूसरे नंबर पे कौन थी, सोवियत संघ। बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था थी उन दोनों की। लेकिन सोवियत संघ की संचार प्रणाली जो था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो था, ये बहुत ही बेस्ट था, बहुत ही उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। ऊर्जा संसाधन समझ रहे हैं, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। किसके पास, सोवियत संघ के पास, जिसमें क्या था, खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद क्या थे, शामिल थे। ये सभी चीज जिसके पास उपलब्ध होगा, जाहिर सी बात है वह देश जो है अपने देश में रह करके इन सभी संसाधनों का उपयोग करके नए नए वस्तुओं का निर्माण कर सकता था। सोवियत संघ क्या किया, दूर दराज के इलाके भी आवागमन की जो व्यवस्था कैसी थी, सुव्यवस्थित, यानी कि वे आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आ सकते थे। ऐसी व्यवस्था वो बनाकर रखे हुए थे। कौन, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है अगर देखा जाए, सोवियत संघ का घरेलू, कहाँ गया भाई, सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यानी कह सकते हैं लोकल इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, वो भी क्या था, बहुत ही उन्नत था। और सोवियत संघ जो पिन से लेकर के कार तक सभी चीजों का जो उत्पादन वहां पे खुद करता था। कौन करता था, खुद सोवियत संघ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोवियत संघ आत्मनिर्भर था, पूरी तरह से क्या था, आत्मनिर्भर था, क्योंकि उसके पास सारे खनिज संसाधन थे। उसका घरेलू उत्पाद जो था या घरेलू उद्योग था बहुत ही उन्नत अवस्था में था। आने जाने की व्यवस्था अच्छी थी, संचार व्यवस्था अच्छी थी। सब चीज अच्छा होने के बावजूद आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से सोवियत संघ का पतन हो गया, तो सब चीज आगे पता चल जाएगा। देखिए कहता, हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के अगर लिहाज से देखें, अगर क्वालिटी के बात लिहाज से देखें तो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से ज्यादा बेहतर नहीं था, ज्यादा बेहतर नहीं था, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता थी वो भी कम थी। किसके तुलने में, पश्चिमी देशों के वस्तुओं के तुलने में उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। और सोवियत संघ ने क्या किया कि अपने यहाँ के जो नागरिक थे उसको एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया कि आपको इतना रोजी रोटी तो मिलेगा, खाना, घर, इसे कहते हैं न्यूनतम जीवन स्तर क्या किया, सुनिश्चित कर दिया कि साल में हम इतना आपको देंगे ही देंगे। तो वे लोग भी कुछ करते नहीं थे, क्योंकि सरकार हमें फ्री फंड में
एक न्यूनतम जीवन स्तर अर्थात खाने पीने की सामग्री, जैसे आज के डेट में हमारे देश में एक न्यूनतम जीवन स्तर के लिए हमें जीवन जीने के लिए चावल, गेहूं, राशन के माध्यम से सरकार के द्वारा हमें दिया जाता है, नमक, चीनी वगैरह दिया जाता है, ताकि कम से कम ये भी उपलब्ध अगर हो जाए तो उन्हें ज़्यादा परेशानी न हो। अगर महीने में अगर 20 दिन भी अगर वो सरकार के द्वारा दिए गए अनाजों से खा ले तो 10 दिन का व्यवस्था वो खुद कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पे भी किया गया था। कहाँ पर? सोवियत संघ में। अगर साथ ही साथ देखें तो सरकार ने बुनियादी जरूरतों की चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया था। क्या क्या ध्यान दिया? उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर, शिक्षा पर, बच्चों की देखभाल पर और लोक कल्याण की अन्य जो चीज़ें थी उस पर भी रियायती दर पर जो है मुहैया करवाया, यानी कि सब्सिडी दे करके। क्या दे करके? सब्सिडी दे करके भी उसको उपलब्ध करवा दिया। क्या चीज़? जरूरी जो वस्तुएं होती थी वे सभी चीज़। कोई दिक्कत? आगे क्या कहता है देखिए, लेकिन सब कुछ हो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं था। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्था, कौन कौन सी फैसिलिटी जो है वहाँ पे पाया जाता था। वहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं था। कहाँ पर? सोवियत संघ में बिल्कुल रोजगारी नहीं था। अगर मलकियत देखा जाए यानी मालिकाना हक संपत्ति पर, तो राज्य का क्या होता था? स्वामित्व होता था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी जो था वो किसका होता था? राज्य का ही था। तो राज्य का मालिक कौन था? राज्य का मालिक वहां का पार्टी था। कौन सा पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? आगे देखिए, लेकिन क्या हुआ, यह व्यवस्था जो था सोवियत प्रणाली में, जो नौकरशाही थे अर्थात जो वहां के लोग थे जो शासन में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या किया? निरंकुश बन गए, अर्थात कह सकते हैं वो अपना मनमानी करना शुरू कर दिए। जो भी व्यवस्थाएं वहां पर आया सोवियत संघ में, जो प्रणाली पहले से था, यानी कि जो लेनिन ने व्यवस्थित किया, उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे नेता स्टालिन, उन्होंने भी व्यवस्थित किया, लेकिन इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाया। वहाँ के जो नौकरशाही लोग थे वे लोग जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं थे। उन्हें फ्रीडम नहीं दिया गया, बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। वे लोग अपने नाराजगी को कार्टून के माध्यम से प्रस्तुत करते थे, जिसके वजह से वहाँ की जनता में आक्रोश होना शुरू हो गया। वे लोग वहाँ के खुद की सरकार से जो है सो विरोधी हो गए। और क्यों हो गए विरोधी? क्योंकि वहीं देखा जाए तो पश्चिमी देश के जो पश्चिमी क्षेत्रों के जो देश थे या पूंजीवादी व्यवस्था के जो देश थे, वे सभी के सभी विकास कर रहे थे, और उसको आगे बढ़ता देख साम्यवादी देशों ने क्या किया? अपने देश में विरोध करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? सोवियत संघ के खिलाफ, जिसके वजह से धीरे धीरे एक एक करके सारे देश जो एक एक करके अलग होते चले गए। तो सोवियत प्रणाली क्या था, समझ में आ गया? आगे का जो हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिरकार सोवियत संघ और इसका विघटन जो है वो क्यों हुआ। क्योंकि इसके बाद लेनिन आए, लेनिन के बाद सबसे पहले लेनिन आए, फिर आए स्टालिन, स्टालिन के बाद आए ब्रेजनेव, ठीक है, बहुत सारे जो निकिता क्रुश्चेव, सब के सब एक के बाद बेहतरीन जो नेता बनते चले गए। लेकिन अलग अलग नेताओं के बीच में अलग अलग घटनाएं भी हुई, ठीक है। और अंत में जब बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, तो वे कुछ व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे, ठीक है। और उस सुधार के माध्यम से चूंकि इतनी जल्दी से सुधार नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। इन सभी के बारे में कि कौन से नेता आए, कौन सी नीति को अपनाया, ठीक है ना, आखिर इसका विघटन क्यों हो गया, इसके कारण और इसका परिणाम, ये सभी चीज़ जो है आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से आप लोग सुस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कम कम ही पढ़ो, लेकिन आराम से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ताकि कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।